हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क, पावर एंड एनर्जी। स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं वो है हमारे पास वर्क। बेसिकली हम क्या कहते हैं कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बड़ी बात तो यही है कि जब हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि वर्क, पावर और एनर्जी तीनों की तीनों चीजें जो है वो स्केलर क्वांटिटी। अकेला मैं वर्क की बात नहीं कर रहा, मैं पावर को भी स्केलर बोल रहा हूँ और एनर्जी को भी मैं स्केलर क्वांटिटी बोल रहा हूँ। वर्क को स्केलर बोलने का सबसे बड़ा रीजन है, हमने आपको बार बार ये बात बताई है कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये डॉट प्रोडक्ट है बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। हमने बोला कि वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट को हम बोलते हैं बच्चों स्केलर प्रोडक्ट। बेसिकली हमने एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, डॉट प्रोडक्ट का ही मतलब नहीं है जिस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हैं उस डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट काम करेगा, वो दोनों की जो प्रोडक्ट रहेगी वो आपके पास क्या रहेगी, वर्क डन के बराबर है। ठीक है ना बेटा? भाई मान लो आपके पास एक सर्कल है, इस तरह के एक सर्कुलर ट्रैक में आप चल रहे हैं, ठीक है ना बेटा, और आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रखी है इधर, तो आपने क्या कहा, ये मास m का ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगाया हमने F के बराबर। ठीक है ना बेटा? अब डिस्प्लेसमेंट आप ट्रेवल कर रहे हैं इस तरह से, यानी कि मान लो आप यहां से लेकर यहां तक आ गए, और फोर्स आपने कैसे लगाई, ऐसी फोर्स लगाई। हमने क्या बात बोली है बेटा कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलाउ है। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट के अलाउ ये हो गया डिस्प्लेसमेंट क्या, फोर्स का कंपोनेंट मतलब आप थीटा निकालिए, ये क्या आ गया बेटा F cos थीटा, किसके अलाउ, डिस्प्लेसमेंट के अलाउ। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट के अलाउ जो फोर्स का कंपोनेंट काम करेगा उसकी प्रोडक्ट इसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, वो आपको क्या देगी, वर्क डन देगी। बेसिकली हम बोलते हैं वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट, बट एक्चुअल उसका क्या मतलब, उसकी एक्चुअल जो स्टेटमेंट है वो क्या है बच्चों? एक्चुअल स्टेटमेंट ये है, जैसे मैंने फोर्स लगा रखी है यहाँ पे F, मेरी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है यहां से लेकर यहां तक, तो मैंने बोला इस डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जो फोर्स काम कर रही है वो कितनी काम कर रही है बेटा, F cos थीटा। F cos थीटा इज एक्टिंग अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना बच्चों? तो यही इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो प्रोडक्ट आपको किसकी वैल्यू देगी, वर्क की वैल्यू देगी। जैसे मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स में वर्क तभी होता है जब किसी फोर्स के कारण कुछ डिस्प्लेसमेंट हो। अगर किसी फोर्स के कारण कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है देन ओनली वर्क इज सेड टू बी डन, राइट? अगर मैं यहां से देखूं बेटा तो मेरा वर्क डन जो रहेगा, वर्क डन रहेगा फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलाउ है, दैट कंपोनेंट इज F cos थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना बेटा? कैन आई से इट एज F S cos of theta, this is equal to work done, where theta becomes the angle between force and displacement. This is angle between force and displacement. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो है आपके पास थीटा है। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लो एक कुल्ली है बेटा, कुल्ली अपने सर पे वजन उठाता है बच्चों, पता है ना आपको, रेलवे स्टेशन वगैरह पे देखा होगा आपने, इसने अपने सर पे वजन उठाया, ठीक है ना बेटा? तो आप मेरे को एक बात बताइए कि इसका वेट कहां एक्ट करेगा, वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। मान लीजिए इसका वेट एक्ट कर रहा है ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड ना, और ये चल रहा है किधर, इधर चल रहा है बेटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आप बताइए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। दिख ही रहा है सीधा सीधा 90 डिग्री। तो फिर वर्क कितना करेगा ये कुल्ली, Fs cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री वैल्यू कितनी हुई, 0। यानी कि फिजिक्स कहता है कि उस सिचुएशन में कोई वर्क नहीं होगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना आ जाए, 90 डिग्री आ
As like in case of simple pendulum also, in case of simple pendulum बच्चा देखिए, ये है हमारी मेन पोजीशन और ये है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम से मेरे ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी क्या होगी, मेन पे वापस आने की। सही है क्या बेटा? अब आप देखिए यहां से वो कैसे आएगा बेटा, यहां से वो इस डायरेक्शन के अलोंग आएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स एक्टिंग इन दिस रोप इज दिस इज इक्वल टू टेंशन T। ठीक है ना बेटा? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल बेटा, क्योंकि ये टेंजेंट है इस सर्कुलर ट्रैक पे, टेंजेंट और इसके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यानी कि इस टेंशन के कारण वर्क डन कितना होगा बेटा, 0 होगा। इस टेंशन के कारण वर्क कितना रहेगा बच्चा, 0 रहेगा। एक बात ध्यान रखिए, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे का परपेंडिकुलर है तो उस सिचुएशन में वर्क डन की वैल्यू हमेशा 0 है। जैसा कि हमने उसकी सिंपल फॉर्म बोली कि वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। एक बात हमने ये बात बोली कि प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आप वर्क पावर एनर्जी के साथ क्लास 11 लेवल पे फाइट करते हो ना, तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि मेरे पास सीधी फोर्स नहीं है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। किसके अलोंग, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। ठीक है ना? एंड दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बोला हमने, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना बेटा? अब हम इसकी यूनिट्स लिखते हैं बच्चों और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि हम सिंपल अगर वर्ड्स में बोले तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फादर इज इक्वल टू मां का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। फादर इज इक्वल टू मां इनटू डिस्प्लेसमेंट s। एक्सेलरेशन के डायमेंशंस होते हैं वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम के इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी के डायमेंशंस होते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के, एक टाइम पहले से तो टाइम इनटू टाइम, एक डिस्प्लेसमेंट आगे यहां पहले से बैठा है। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास बनता है m, मास है 1 तो m1, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर मतलब l स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम भी 2 है तो टाइम का पावर 2। यानी आपके पास वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला जो कि एनर्जी के इक्विवेलेंट है m1L2 T-2। स्टूडेंट्स आपने ये बात को स्पेशली नोटिस करी होगी कि वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही जगह यूज नहीं होता। आप ये कहते हो सर हीट का भी यही होता है सर, सरफेस एनर्जी का यही होता है सर, काइनेटिक एनर्जी का भी यही होता है सर, पोटेंशियल एनर्जी का भी यही होता है, हीट एनर्जी का भी यही होता है। ठीक है ना बेटा? और सिंपल आप एनर्जी वर्ड लिखें तो इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला यही होता है, इंक्लूडिंग वन मोर दैट इज टॉर्क। टॉर्क का भी डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है ना? जैसे टॉर्क जो होती है वो रोटेशन वाली फोर्स होती है जिसका काम होता है रोटेट करना। जिसका काम क्या होता है बच्चों? रोटेट करना। ठीक है ना बेटा? तो ये है इसके डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसका नाम हमने डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिखा m1L2 T-2। राइट बच्चों? अब देखो बेटा, उसके बाद हमारे पास दो तरह की यूनिट्स मैंने लिखी है। एक लिखा है बच्चों एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरी हमने लिखी है बेटा ग्रेविटेशनल यूनिट। एक हमने लिखा है बच्चों एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरा हमने लिखा है बच्चा ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट में हमारे पास दो यूनिट है, एक है जूल, जूल इज SI यूनिट ऑफ वर्क डन, इसकी वैल्यू होती है डायमेंशनल फॉर्मूला देख के लिखो, मास है 1 तो किलोग्राम, लेंथ है 2 तो मीटर स्क्वायर, टाइम है -2 तो सेकंड की पावर -2। इसी तरह से अर्क की वैल्यू मास है 1 तो आपने लिखा ग्राम, लेंथ है 2 मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम है -2 मतलब सेकंड की पावर -2। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो यूनिट बन गई बेटा, जूल बन गई SI और अर्क बन गई बेटा CGS। एक बात आपको ध्यान रखना है बच्चा कि 1 जूल is equal to 10 का पावर 7 अर्क। वेरी गुड, 10 का पावर 7 अर्क। ये जो काम है आपने फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में पढ़ा है इस बात को। अब आती है बच्चों ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशन वर्ड का मतलब होता है जो मास से जुड़ा है,
जो मास है, जैसे आपने फोर्स में लिखा था 1 किलोग्राम फोर्स और 1 ग्राम फोर्स, आपको याद होगा 1 GF इज इक्वल टू 980 डायन के बराबर। तो सेम कॉन्सेप्ट आपने रिपीट करना है बेटा। एक है हमारे पास किलोग्राम मीटर वाला और दूसरा सीजीएस यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर वाला। यहां मैं आपको बता दूं कि फोर्स आपके पास रहेगी 1 किलोग्राम की फोर्स, ठीक है ना बेटा, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहेगा 1 मीटर। 1 किलोग्राम फोर्स मतलब 9.8 न्यूटन, यानी कि इसका मतलब हुआ बेटा किलोग्राम मीटर, 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू जूल, दिस इज 9.8 जूल। 1 किलोग्राम मीटर इज दैट मच वर्क। ये कितना वर्क होगा? 1 किलोग्राम मास के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर मूव करने के लिए कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहेगा? दैट रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर, राइट बच्चा? इन सिमिलर वे, सेम वे, here force is 1 GF. 1 GF is 980 Dalton and displacement is 1 centimeter. Then the work done is force into displacement 980 Dalton into centimeter. Dalton into centimeter is arc. This is 980 arc. This is the gravitational unit, right बेटा? हमने SI और CGS यूनिट की बात करी, क्या बेटा? ग्रेविटेशनल सिस्टम के। ये जो बातें मैं आप तक कर रहा हूँ बच्चों, ये बेसिक बातें हैं जो आप बार बार पढ़ोगे, समझोगे, इनको कवर करोगे, ठीक है ना बच्चों? अब फिर से हमारा बेसिक फंडे पे आता है। बेसिक फंडा क्या है? बेसिक फंडा है कि वर्क डन आपका किसके इक्वल है? Fs cos थीटा के बराबर। और हमने वर्क डन को, क्योंकि कॉस कंपोनेंट आ रहा है, हमने सीधा सीधा बोला कि भाई आप तो स्केलर क्वांटिटी हो, आप तो स्केलर क्वांटिटी हो भाई साहब, ठीक है ना? आप तो स्केलर क्वांटिटी, सही है? स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? जिसके पास क्या हो? केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, इसके पास डायरेक्शन नहीं हो, ये एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। समझ गए आप मेरी बात? स्केलर क्वांटिटी है ये जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है। अब मैं बच्चों आपको बता दूं कि वर्क डन 3 तरह का होता है, एक पॉजिटिव वर्क, एक नेगेटिव वर्क और एक जीरो वर्क। हमने जीरो वर्क तो पढ़ लिया है अभी, राइट ना? जीरो वर्क कब होगा? जब आप सर पे बोझ उठा के खड़े होंगे, ठीक है ना? यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना हो? 90 डिग्री, तो फिर वर्क जीरो होगा। अब पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। इसको मैं साफ कर देता हूं बेटा, साफ कर देता हूं। देखो बच्चों, हमारा कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। देखो, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। मान लो कि आप सही नहीं पढ़े, और सही नहीं पढ़े तो कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा ना। अब मान लो तुमने रेडी लगा दी फ्रूट्स वाली, ये हो सकता है, और रेडी लगा दी, ये है जी आपकी रेडी। में थोड़ी बढ़िया रेडी बना के दूंगा आपको, है ना? ये लो जी, ये है आपकी फ्रूट वाली रेडी, सही है? लगा दी रेडी, गुड। अब देखो दूसरी बात, अब आप मार रहे हो इसको धक्का, ये लो जी, ये थोड़े फ्रूट्स भी रख देता हूं, रख दो थोड़े फ्रूट्स। तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर सेम। In this situation, angle theta between them is 0 degree, right or wrong बेटा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना होगा बेटा? 0। तो फिर वर्क डन कितना होगा आपके पास?
वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और cos की 1 वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वर्क कब हुआ बेटा थीटा 0 डिग्री। थीटा 0 मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर सेम। अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाए ना बच्चों, तो आपका जो वर्क डन रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। दूसरी बात देख, अब मान लो तुम एक पुल पे चढ़ गए बेटा, ये इंक्लाइंड है पुल, इसी रिक्शे को लेके रेडी को लेके आप ऊपर चढ़ गए, ये लो ये रेडी है और ये आप धक्का मार रहे हो इसे, ठीक है ना जी। ये देखो ये धक्का मार रहे हो, आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो इधर है, लेकिन रेडी वापस आने लग गई, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई बेटा ये। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना होगा 180 डिग्री एंगल हुआ, तो वर्क डन कितना होगा W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, दिस इज -fs और -1 क्या होगी बेटा मिनिमम वैल्यू, सो दिस इज मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क। मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क कब हुआ, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है ऑपोजिट है। ऐसा और कहां होता है बच्चों, मान लीजिए ये आपके पास एक ब्लॉक है बेटे, इस ब्लॉक को हमने यहां पे रखा बेटा, और हमने अप्लाई कर दी एक्सटर्नल फोर्स यहां लगा दी, और ये सरफेस कैसा है रफ सरफेस है, ये फ्रिक्शन ऑफर करेगा, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन वाली फोर्स कहां लगेगी बेटा, F फ्रिक्शन वाली फोर्स अपोजिट लगेगी बेटा। बोलो आपका डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए इधर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो आप मुझे बताइए कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन वाली फोर्स कितना होगा। फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर है, तो एंगल कितना होगा 180। तो आप बोलोगे सर एफ एस कॉस 180 डिग्री, तो यहां पे भी वर्क डन क्या होगा बेटा नेगेटिव होगा। तो हमने तीन तरह के वर्क डन डिस्कस करे बच्चों, एक पॉजिटिव वर्क, एक नेगेटिव वर्क और तीसरा जीरो वर्क, ठीक है ना बेटा, तीसरा जीरो। दूसरी बात बताइए मुझे, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं तो वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा कि जीरो होगा, जीरो। आर यू श्योर? मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर फेंका, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि जीरो? आप एक बात बताइए, जब ये ऊपर जाने लगा था इसका मोशन कैसा है, रिटार्डेड है क्या? इसका मोशन कैसा है, रिटार्डेड, राइट और रॉन्ग? भाई जब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, तो इसकी स्पीड लगातार कम होती जा रही है, तो फोर्स इस पे कहां लग रही है, ग्रेविटी तो नीचे लग रही है ना, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर, तो ग्रेविटी वाली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन क्या बनेगा नेगेटिव। और यही ऑब्जेक्ट ऊपर से आ रहा है, ग्रेविटी भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो वर्क डन क्या रहेगा पॉजिटिव। क्या आप मेरी बात समझे? ग्रेविटी ऑलवेज एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड। मैंने पूछा इस पेन को जब मैंने उछाला तो ग्रेविटी के कारण वर्क डन पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा जीरो रहेगा। आप मेरी बात समझे? बोलो बच्चों, क्लियर है मेरी बात? अब देखो बेटा नेक्स्ट बात हम स्टार्ट। देखो बेटा हमने बात बोली कि वर्क डन इज बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट ना? तो क्या मैं इसे ग्राफिकली डील कर सकता हूं बच्चों? ग्राफिकली अगर मैं डील करना चाहूं तो क्या ग्राफिकली बताओ फिर कैसे मैं डील कर सकता हूं? क्योंकि मेरे पास वर्क को बनाने के लिए दो चीजें, एक है फोर्स और दूसरा है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो ग्राफ मुझे क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और किस तरह से बातें रहेंगी, प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। बताओ बेटा, मान लो मैंने इस एक्सिस पे लिया बेटा फोर्स ले लिया, और इस एक्सिस पे ले लिया बच्चा डिस्प्लेसमेंट, इस एक्सिस पे ले लिया डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया मेरा रेफरेंस पॉइंट। आप बताइए ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? मैंने आपको ग्राफ रीड करने का क्या तरीका बताया
ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले को मल्टीप्लाई करके देख लो, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को डिवाइड करके देखो, कुछ ना कुछ बनेगा, वही उसका रिजल्ट होगा। जैसे अगर मैं y एक्सिस वाले को मल्टीप्लाई करूं x एक्सिस वाले के साथ, क्या आएगा? 100% श्योर है एरिया ही आएगा। टू डायमेंशन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो एरिया होता है। अब y एक्सिस पे है कौन? फोर्स। x एक्सिस पे कौन है? डिस्प्लेसमेंट। दैट इज इक्वल टू क्या? एरिया ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया इसके अंडर बेटा, अंडर फोर्स टाइम फोर्स और क्या बेटा? फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्या? ग्राफ। एक रिजल्ट तो आपका ये आ रहा है, एक रिजल्ट तो यार इसमें जो एरिया आपको कभी भी मेंशन किया मिल जाए तो वो एरिया आपको किसकी वैल्यू प्रोवाइड करेगा? वो वर्क की वैल्यू प्रोवाइड करेगा, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। दूसरा स्टेप नंबर सेकंड, ये स्टेप है फर्स्ट, स्टेप 1। अब सेकंड स्टेप लीजिए। स्टेप सेकंड मैंने क्या बोला आपको कि y एक्सिस को x एक्सिस से डिवाइड कर दो, y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस। y एक्सिस पे कौन है बच्चों? फोर्स। x एक्सिस पे कौन है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। y एक्सिस को x एक्सिस से डिवाइड करूं तो y एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर। x एक्सिस क्या है? बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है? थीटा। टेंजेंट थीटा को क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप सही है ना? अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करूं, ये बातें मेरी कहां से आई थी मेरे को? ये मेरा कॉन्सेप्ट बना था स्प्रिंग से। स्प्रिंग में एक फोर्स रिस्टोर होती थी जिसकी वैल्यू थी kx के बराबर। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स वाज इक्वल टू kx। फिजिकल टू kx था ना? हमने स्प्रिंग फोर्स में बात करी थी, हमने बोला था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। सही है? तो अगर मैं फोर्स के मैग्नीट्यूड को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दूं तो क्या आता है? k को बोलते हैं बेटा फिजिक्स में स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। यानी कि यहां पे जो स्लोप होगा वो मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। सही है बेटा? बोलो बच्चों, अब इसी बात को बेस करके मैं अपना एक क्वेश्चन बना रहा हूं। ये लो जी, ये मैंने ले लिया डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ये मैंने ले लिया बेटा फोर्स एक्सिस, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने फोर्स ले ली बेटा 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट मैंने 0.5 मीटर और ये 10 मीटर, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने फोर्स ले ली 8 न्यूटन। मैंने पूछा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ है, और मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब हमने क्या बोला कि वर्क डन किसके बराबर होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किस एक्सिस पे है? y एक्सिस पे। डिस्प्लेसमेंट किस एक्सिस पे है? y एक्सिस को x एक्सिस से मल्टीप्लाई करें क्या आता है? एरिया। तो एरिया आपको क्या देगा यहाँ पे? वर्क की वैल्यू। तो आपके पास एरिया कितने ट्रायंगल का है? एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरी ये रेक्टेंगल। तो आप इन दोनों का एरिया निकालिए, ऐड करिए, दैट इज इक्वल टू वर्क। सही बात है? आप वर्क डन निकालिए, आपके पास वर्क इज इक्वल टू बेटा पहले इसका एरिया क्या होगा? हाफ बेस इनटू हाइट। बेस 0 to 5, 5 हाइट कितनी है? 20 प्लस ये क्या है आपके पास? लेंथ इनटू ब्रेथ 5 to 10 मीटर, तो 5 आ गया। ये है 8, ये 2 10 जा 10 5 जा 50 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 90 जूल। दैट इज इक्वल टू 90 जूल। सही है बच्चों? ठीक है। दूसरी बात है, दूसरी बात हमने बोली कि स्लोप। मान लीजिए मैंने यहां पे एक स्लोप बना दिया और वो स्लोप बना दिया 37 डिग्री की।
37 डिग्री। स्लोप जो रहेगा ये आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगा? टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस f ओवर x दैट इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट k। k इज इक्वल टू कितना आया? टेंजेंट ऑफ कितना? 37 डिग्री। अब आपको 37 डिग्री वाली ट्रायंगल तो याद है बेटा, ये 37 डिग्री लिखो, ये 3 4 5। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस न्यूटन पर मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 3/4 न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना बेटा? 3/4 न्यूटन पर मीटर। देखो बेटा, हमने बोला कि वर्क डन इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। दूसरा हमने बोला वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप जनरली यूज करते हो। तीसरी बात हमने बोली कि दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसी बात पे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे मान लो मैंने आपको फोर्स दे दी F इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए मैंने आपको दिया 3j कैप, बस केवल 3j कैप। 3j कैप मतलब 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप, 0k। अब आपको करना क्या है बेटा? छींक मारने के अलावा आपको क्या करना है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट। तो आपने वर्क डन कैसे निकाला? वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों डॉट प्रोडक्ट का रूल याद है आप लोगों को कि आई के कोएफिशिएंट को आई से, जे के कोएफिशिएंट को जे से और के के कोएफिशिएंट को के से। आई का कोएफिशिएंट फोर्स कितना है? 2, और आई का कोएफिशिएंट यहां कितना है? डिस्प्लेसमेंट 0, प्लस जे का कोएफिशिएंट कितना है? 3, यहां जे का कोएफिशिएंट कितना है? 3, प्लस के का कोएफिशिएंट कितना है? -1 इनटू ये कितना है? 0, 2 इनटू 0 0 प्लस 9 प्लस 0, यानी कि दिस वर्क इज 9 जूल। 9, ठीक है ना बेटा? यानी कि आपके पास वर्क डन कितना आ गया बेटा? 9 जूल का वर्क आ गया। अब दूसरी बात सुनो बेटा, अगर मान लो इफ फोर्स इज वेरिएबल, अगर फोर्स वेरिएबल, इफ फोर्स इज वेरिएबल, अगर फोर्स हमारी वेरिएबल है तो फिर वर्क डन किसके बुलाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फोर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? ds के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। फोर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है ना बेटा? जैसे हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया बेटा कि हमें बोला गया कि फोर्स, हमारे पास फोर्स है 10 प्लस 0.5x न्यूटन। फाइंड द वर्क डन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर। वर्क डन जैसे हमने लिखा ऊपर, वर्क डन हमारे पास होगा फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ, और x कहां से कहां तक चेंज होता है? 0 से लेकर 2 मीटर तक। फोर्स का वैल्यू रख दीजिए, x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 2 मीटर। फोर्स का वैल्यू है जी 10 प्लस 0.5x, और बाहर कौन है? dx। अलग अलग इंटीग्रेशन लीजिए बच्चों, x इज इक्वल टू 0 टू 2, 10 को 10 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 2 0.5x into dx. 10 is a number taken outside, then this is 10 integration dx 0 to 2 plus 0.5 is a number inside, this is x dx 0 to 2. मैंने बोला था ना ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो दे रहा नहीं चिठानी है, ये तो दोनों एक दूसरे को मार ही देंगे। तो आपके पास आया 10, x की लिमिट है बेटा 0 to 2 प्लस 0.5, x की पावर 1 है। इंटीग्रेशन का रूल है कि पावर एक बढ़ जाएगी, जितनी बड़ी है वो नीचे ले जाएंगे हम। 0 to 2 सॉल्व कर लीजिए। यहां अपर लिमिट पुट करने का तरीका होता है बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 2 माइनस 0
प्लस 0.5 x की पावर 2 डिवाइड बाय 2, लिमिट है 0 से लेकर 2 तक। ये हो गया बेटा 10 इंटू 2 20 प्लस 0.5 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2 का पावर 2 मतलब 4 डिवाइड बाय 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास आ गया 20 प्लस 0.5 इंटू 2 यानी कि 20 प्लस 1 दिस इज 21 जूल। हमने निकाला बेटा वर्क डन का आंसर आया हमारे पास 21 जूल के बराबर, 21 जूल के बराबर। जूल के बराबर।